नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए 11वें सप्ताह में विषय हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि आपने 11वें सप्ताह के मैथमेटिक्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है तो वे इम्पोर्टेंट 10 प्रश्नों का सलूशन आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। 11वें सप्ताह के लिए हिंदी में आपका अनुच्छेद क्रमांक 447 और 460 को सम्मिलित किया गया है। तो हम पद्यांश क्रमांक 447, जिसे हम अनुच्छेद भी कह सकते हैं, इसे कंप्लीट आज हम करेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर बाल गीत दिया गया है कक्षा 5 के स्तर से, लेकिन यह कक्षा 6 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम के लिए है। बच्चों सी अलमस्त हवा, रहती हरदम व्यस्त हवा, जीव जंतु को जीवन देती, पौधों को सहलाती है, कलियों को दुलरा बहला कर सुंदर फूल खिलाती। यह बहुत ही प्यारा बाल गीत है, आपको यह याद भी होना चाहिए। भौरों जैसी मस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा, ठंड पड़े तो सहराती, गर्मी में सुख दे जाती, जब भी यह गुस्सा जाती, आंधी बनकर धमकाती, करती है तब त्रस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा, सांसें इसी से हम लेते, नहीं इसे पर कुछ देते, झोंके मस्त हवाओं के रस जीवन में भर देते, करती रहती गस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा। इस आपके बाल गीत के आधार पर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है। आपको बताना है कि इस कविता के केंद्र में कौन सा शब्द है दिए गए शब्दों में, ए बी सी डी में से। ए है आपका जीव जंतु, बी है आपका सुंदर फूल, सी है आपका हवा, डी है आपका आंधी। तो क्या यह जीव जंतु के विषय में बाल गीत है, या सुंदर फूलों के विषय में है, या फिर हवाओं के विषय में है, या फिर आंधी के विषय में? तो यह बिल्कुल हवा के संबंध में बनाया गया गीत है, अलमस्त हवा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, जब भी आपसे शीर्षक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पूरी कविता किस विषय को लेकर केंद्रित है, तो वह केंद्र का विषय ही आपका उचित शीर्षक होगा। प्रश्न नंबर 2 है, हवा की तुलना किससे की गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि हवा की तुलना किससे की गई, बच्चों से की गई, कलियों से की गई, पौधों से की गई, या फिर झोंकों से की गई। तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है बच्चों सी अलमस्त हवा, तो यहाँ पर बच्चों सी अलमस्त हवा मतलब अलमस्त हवा की जो तुलना है वह बच्चों से की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कलियां फूल कैसे बनती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले इन ऑप्शनों को ध्यान से हमें पढ़ना है। हवा के धमकाने से क्या कलियां फूल बन जाती है, या हवा के दुलारने से बनती है, या हवा के बहकाने से बनती है, या फिर हवा के मुस्काने से बनती है। तो आपको यहाँ पर गद्यांश पद्यांश के अंदर देखना है कि यह कहाँ पर लिखा है। कलियों को दुलरा बहला कर सुंदर फूल
खिलाती है। तो यह इसका आंसर इस लाइन के अंदर दिया गया है कि कलियों को दुलरा बहलाकर सुंदर फूल खिलाती है। तो सुंदर फूल कैसे बनते हैं? हवा के दुलारने से सुंदर फूल कलियों से बनते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 आपका, आंधी क्यों आती है? यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं 4, इनको देखना है। आंधी क्यों आती है? जब हवा को हंसी आती है तब आती है आंधी, जब हवा को खांसी आती है तब आंधी आती है, जब हवा दुखी होती है तब आंधी आती है, या फिर जब हवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तब आंधी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और यह भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि आंधी कब आती है। यहाँ पर जब भी यह गुस्सा जाती, जब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसको? हवा को, तब आंधी बनकर धमकाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे 3 शब्दों से भिन्न है? मतलब एक शब्द ऐसा है जो इसमें दिए गए 4 में से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक उसमें से भिन्न है। हवा, आंधी, वर्षा या फिर तूफान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये भिन्न मतलब अलग है। हवा, आंधी, आंधी के अंदर भी हवा चलती है, तूफान के अंदर भी हवा सम्मिलित रहती है और हवा तो हवा है ही। तो यहाँ पर तीनों एक जैसे हैं और भिन्न क्या है? यहाँ पर वर्षा, वर्षा का संबंध पानी से होता है, इसलिए यह अलग है। अब इसके बाद अनुच्छेद क्रमांक 460, पद्यांश क्रमांक 460 यहाँ पर दिया गया है। पहले हम निर्देश देखते हैं, क्या निर्देश है? निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। आपको सही विकल्पों पर गोला लगाना है। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम दिया गया है इस रो में, और यहाँ पर हिंदी के आपको ग्रेड दिए गए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी की ग्रेडिंग है, यहाँ पर आपको गणित के ग्रेड दिए और यहाँ पर आपको पर्यावरण के ग्रेड दी गई है। रानी की यहाँ पर हम देखें तो 3 ए है, यहाँ पर रानी के 3 ए है। यहाँ पर कल्पना के कोई ए नहीं, 1 ए, 2 बी और 1 सी है। रमेश के यहाँ पर ए बी सी डी है। ठीक है, चारों विषय में 4 प्रकार की ग्रेड है। अली के यहाँ पर 2 बी और 2 ए है। कमलेश के यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में बी और 2 में सी है। रीटा के यहाँ पर चारों सब्जेक्ट में आपको ए ग्रेड है। मतलब सबसे बेहतर जो रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो रीटा का है, और साथ में किसका है? यहाँ पर 3 ए और 1 बी, तो रानी का है पहला और आखिरी का। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने इसमें से जुटा ली। अब हम क्वेश्चनों के आंसर इस आधार पर देंगे। प्रश्न नंबर 1, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा? कौन सा ऐसा विषय है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ग्रेड बच्चों ने प्राप्त की, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर 2 ए है। तो एक तो पर्यावरण और हिंदी निकल कर यहाँ से आया। इस तरफ देखते हैं, इस क्वेश्चन का आधा इधर भाग हो चुका है, तो 2 ए यहाँ पर। कुल मिलाकर पर्यावरण में आपको 2 तो ए यहाँ पर और 3 ए यहाँ पर, 5 ए ग्रेड आए हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। पर्यावरण सब्जेक्ट का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। अब प्रश्न नंबर 2, कल्पना की तरह किस छात्र का ग्रेड हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में समान है? तो किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? कल्पना की। उस कल्पना की तरह किसका जो ग्रेड है हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में समान है? तो आपको कल्पना के सबसे पहले नंबर देखना है, किसके? हिंदी और अंग्रेजी के। ठीक है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी की ग्रेड कल्पना की क्या है? कल्पना की ग्रेड हिंदी की है बी और अंग्रेजी की है सी। तो सेम ऐसी ग्रेड किसके पास है? बी सी। देख लो यहाँ पर, यहाँ तो नहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। कमलेश की जो ग्रेड है वह हिंदी के लिए बी है और अंग्रेजी के लिए सी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा बी वाला, कमलेश। कमलेश की जो हिंदी और अंग्रेजी की ग्रेड है वो बिल्कुल कल्पना के समान है। अब प्रश्न नंबर 3,
किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? किन छात्रों ने, यहाँ पर छात्रों के नाम दिए गए हैं, 2-2 के बंच बना के दिए गए हैं। तो किन 2 छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया? 2 के नहीं, 2 से अधिक, या तो 3 या फिर 4 ए ग्रेड वाले हमें देखना है। तो रीटा ने यहाँ पर 4 ए है, ठीक है। इसमें आपका 2 है, इसे नहीं रखना है अली को, और यहाँ पर 3 ए है, मतलब एक तो हो गई आपकी रानी और एक है यहाँ पर रीटा। तो रानी और रीटा ये 2 पर्सन हैं जिनकी ग्रेड ए ग्रेड सबसे बेहतर है। एक की 4 बार और एक की 3 बार ए ग्रेड है। अब प्रश्न नंबर 4, अली और रमेश ने किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किया है? अब फोकस आपको करना है अली और रमेश पर। अली और रमेश को देखते हैं यहाँ पर। तो अली और रमेश, तो यहाँ पर ए बी बी ए, और यहाँ पर आपका रमेश ए बी ए। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों पहले और लास्ट की जो ग्रेड है हिंदी और पर्यावरण की दोनों ए है, ठीक है, रमेश की। और अली की जो है उसके भी यहाँ पर पहले और आखिरी की जो ग्रेड हिंदी और पर्यावरण की दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदी और पर्यावरण। हिंदी और पर्यावरण में अली को ए ग्रेड और रमेश को भी ए ग्रेड मिली है। दोनों को ए ग्रेड हिंदी में भी और पर्यावरण में भी मिली है। अब प्रश्न नंबर 5, किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा, यह आपको बताना है। किन किन छात्रों का, ठीक है, किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि रानी और रीटा इन दोनों का परीक्षा परिणाम बहुत ही बेहतर रहा था। चूंकि यहाँ पर 5-5 नाम भी नहीं दिए गए हैं, 2-2 नाम दिए गए हैं। यदि रानी रीटा इस ऑप्शन में है तो वे राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया गया है रीना और रानी को लेकर दिया गया है, रीटा और रानी को, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब आपका यहाँ से अनुच्छेद क्रमांक 460 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 245 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 245 विज्ञान विषय से, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। सभी अपने घरों में अनाज का भंडारण करते हैं। यदि आप किसान होते, मान लीजिए कि आप क्या हैं, किसान हैं, तो अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या उपाय अपनाते? गुलाब की पत्तियों का उपयोग करते कीड़ों से अनाज को बचाने के लिए और लंबे समय तक, आम की पत्तियों का, घास का, नीम की पत्तियों का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी वाला, नीम की पत्तियों का। यदि आप आवश्यक वस्तुओं के, अनाज के भंडारण के समय उनके बीच में नीम की पत्तियों को डाल देंगे तो लंबे समय तक उसमें कीड़े नहीं होंगे और वह आपका अनाज कीड़ों से सुरक्षित रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 247। प्रश्न नंबर 247 है, यदि सारे जंगल नष्ट हो जाए, मान लीजिए कि सारे जंगल खत्म हो गए, आप जिधर देखें उधर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, तो आपके विचार से में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आसपास जो हमारे जंगल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जंगल में पेड़ होते हैं और वे सारे पेड़ समाप्त हो जाएं, उस स्थिति में आपके पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, आपको ऑप्शन में से देखकर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह तो बिल्कुल ही सोचने की बात ही नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो बिल्कुल यह राइट ऑप्शन है आपका कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद भी हम देखेंगे, इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन अगर दिया हो तो उसे हम पढ़ेंगे।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यह तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही बात हमारी। यदि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना है तो हमें पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ाना होगी, कम करने से कम होगा, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो यह भी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली राइट दिखाई देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 249 249 यह दिया गया है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बेहतर रहे और अच्छा आवास हो, उसके लिए, आवास मतलब रहने का स्थान, इसके लिए कौन सा आपका जो स्थान है वह उपयुक्त है। जहां आसपास कारखाने हो, बहुत ज़्यादा कारखाने हो, इंडस्ट्री हो, क्या वहां पर आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपके लिए रहना वहां पर लाभप्रद है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कारखानों के आसपास दिन भर धुआं निकलता रहता है, जहरीली गैसें निकलती रहती है और पानी भी वहां पर जो वेस्टेज निकलता है वह भी जहरीला ही होता है। तो यह तो गलत है। जहां आसपास पेड़ होते हैं, क्या ऐसी जगह पर प्रकृति के मनोरम गोद में आप क्या रहना पसंद करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, यह बिल्कुल राइट है। जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती है तो दिन भर गाड़ियों के कारण चैं पैं और दूसरा साउंड आपको सुनने को मिले, तो वहां रहना बेहतर है। जहां आसपास बाजार होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, तो बहुत ही बढ़िया आपका शांत वातावरण में, प्राकृतिक वादियों में रहना सबसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आवास होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249 का ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 250 जो कि यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 250 है, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी, ध्यान रखना कौन सा विटामिन, विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, किनको दिया जाता है, पहले यह समझ लीजिए। कब दिया जाता है यह समझ लीजिए। कंडीशनल होते हैं क्वेश्चन। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय, एक बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि कब इस प्रकार की चीज़ें दी जाती है खाने में, बर्फीले पहाड़ पर जब वे चढ़ रहे हो तब। किनको दी जाती है, पर्वतारोहियों को। तो जो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। को विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है और साथ में गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक, अधिक तापमान के लिए, या फिर घबराहट से बचने के लिए, या फिर ठंड से बचाव, स्फूर्ति व शक्ति के लिए। तो ऑप्शन से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठंड से बचाव के लिए, गर्मा गर्म, ठीक है, गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव के लिए, स्फूर्ति व शक्ति बनी रहे, इसलिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 254, ठीक है, 254 देखते हैं यहाँ पर। यह रहा आपका 254 254। हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्योहारों का समूह इसमें कौन सा है। कब हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर होली, ईद, गुड फ्राइडे, यह समूह सही है फसलों के आने का और त्योहार को मनाने का। ये दोनों आपको यहाँ पर देखना है। या फिर मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मकर संक्रांति भी फसलों के आगमन पर, पोंगल और बैसाखी ये भी फसलों के आगमन पर, जब नई फसल आती है तब मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका समूह ठीक है। बैसाखी, दीपावली और पोंगल ये गलत है। ईद, क्रिसमस और ओणम यह भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 255, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है। ये बात कौन कहते हैं, ये बात डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर मतलब विज्ञान कहता है। और हमारा जो शास्त्र है वह कई लाखों वर्षों से इसके वकालत करता आ रहा है कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है। वे ऐसा कहते हैं
क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक। उनके ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? ठीक है, खाली स्थान में ये आपको फिल करना है। मीठा और पतला होता है, या फिर पतला व ताज़ा होता है, या फिर पाचक और पौष्टिक होता है, या फिर वसा युक्त होता है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक है, ये जो आपके ओलंपियाड है, उसके अंदर ऑप्शन ए को राइट कहा गया है, मीठा और पतला। जबकि इसका सही आंसर यहाँ पर होगा पाचक और पौष्टिक। वो इसलिए सही होगा क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर होती है। मान के चलिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतना डेवलप नहीं होता है। तो गाय का जो दूध होता है बहुत ही पाचक होता है, जल्दी पच जाता है और बहुत ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। तो उस बच्चे को सारे पौष्टिक तत्व भी उससे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 260। क्वेश्चन नंबर 260 भी आपका यहीं पर दिया गया है। आपके पिता के 2 भाई हैं। मान लीजिए आपके पिता हैं, उनके 2 भाई हैं। आपके पिता के छोटे भाई रिश्ते में आपके क्या कहलाएंगे? शायद अब तक आपने आंसर दे ही दिया होगा कि आपके वे चाचा कहलाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 261। आपके पिता के एक भाई, आपके पिताजी की एक भाई और एक बहन है। तो आपकी एक तो बुआ जी है और एक आपके अंकल हैं। आपके पिता की बहन का एक छोटा है, आपके पिता की बहन का एक बेटा है। ठीक है, एक बेटा है उनका, तो मतलब बुआ जी का लड़का। वो रिश्ते में आपका क्या लगेगा? तो यहाँ पर आपके फूफा जी का वो लड़का है, मतलब आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, फुफेरा भाई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 262। यह एक साइंटिफिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। आप जल्दबाजी में यदि आंसर देंगे तो 99% गलत ही आंसर इसका निकल कर आएगा। लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। ठीक है, थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्रित हो गई। लड्डू नीचे गिरा, मान लीजिए यहाँ पर लड्डू गिरा और यहाँ पर आसपास काफ़ी सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती है। यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? इस प्रकार के कई क्वेश्चन चींटियों के ऊपर बने हुए हैं, उनकी विशेषताओं को लेकर। चूंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए हम विज्ञान को ही ध्यान में रखकर इसका आंसर देंगे। चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत है इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई, या फिर चींटियों को मीठा खाना पसंद है इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई, या चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई, चींटियों में संगठन भावना होती है इसलिए वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई। तो इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? बोलिए। कई बच्चों ने इसको सही सोचा है और कई ने गलत सोचा है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी को लिया है सबने यहाँ पर राइट सोचा है। चींटियों की सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, इसलिए अजय के हाथ से जैसे ही लड्डू गिरा वैसे ही उन्हें मीठे की गंध आ गई और मीठे की गंध आने के कारण वहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ एकत्रित हो गई। इसका यह सही आंसर आएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 263। बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए तो थोड़ी देर बाद चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो गया। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अब सड़े हुए अंगूर एक तरफ रख दिए तो उसमें चींटियों का झुंड एकत्रित हो गया। ऐसा चींटियों की किस विशेषता के कारण हुआ है? आपको यह बताना है। चींटियों के फल खाने की आदत के कारण, उन्हें फल पसंद होता है उसके कारण, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है इसके कारण, चींटियां फलों के पास रहना पसंद करती है इस कारण, या फिर चींटियों को मिल बांट कर खाने की आदत होती है इस कारण। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा जो 262 का था कि चींटियों की जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ही तीव्र होती है। तो जहाँ पर खाने की चीज़ें होती है उनको उसकी गंध आ जाती है और गंध मिलते ही वो नहीं रुकती, किसी के रोकने से भी फिर वो चीज़ के ऊपर अटैक कर देती है खाने के लिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 267 267 आपका यह रहा स्क्रीन पर।
आपने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए। आपने क्या किया? कुछ पैसे कलेक्ट किए। आपके पिताजी उन्हें खाता खुलवाकर जमा करना चाहते हैं। तो आप बताइए इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? आप उन पैसों को कहाँ जाकर जमा करेंगे? पुलिस चौकी में, बैंक में, पंचायत में, साहूकार के पास? तो सबसे सुरक्षित देन लेन का स्थान आपका जो है बैंक ही है और आप इसे भली भांति जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर 268 है, राजू ने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ पर आपको चित्रकला से कोई ज़्यादा जोड़कर इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको इसका अर्थ समझना है कि चित्रकला में मान लीजिए प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। आयोजकों ने उसे प्रमाण पत्र के साथ क्या दिया? 1000 रुपये का चेक दिया। ये मूल बात है, 1000 रुपये का चेक उसे प्राप्त हुआ। आप बताइए चेक की राशि प्राप्त करने के लिए राजू कहाँ पर जाएगा? ये इसमें दो बात प्रमुखता की है इतने बड़े क्वेश्चन में कि 1000 की राशि उसे चेक द्वारा प्राप्त हुई और इस चेक की राशि को वह निकालना चाहता है, तो उसे कहाँ जाना होगा? नगर पालिका, बैंक? तो बैंक ही जाएगा, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। फिर भी हम COD को देख लेते हैं। साहूकार के पास कहाँ से चेक चलते हैं? बैंक के होते हैं चेक। तो तहसील कार्यालय, वहाँ भी क्यों जाएगा? वहाँ पर थोड़ी पैसा इसको मिलेगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 268, सॉरी 268 नहीं, 272, 268 तो हम कर चुके हैं। प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने से कुछ देर बाद पानी गायब हो जाता है। यदि मान लीजिए इस प्रकार के आपकी प्लेट है और इस प्रकार की प्लेट में यहाँ पर आपने पानी भरकर रख दिया और यहाँ पर से सूर्य की रोशनी इस प्रकार से इसके ऊपर गिरी, तो क्या होगा? पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, गायब हो जाता है। पानी कहाँ गया होगा? मैंने आंसर शायद आपको दे ही दिया है। पानी प्लेट में सूख गया होगा। हाँ भाई, सूख तो गया है। सूख गया है तो यहाँ पर मिलना चाहिए। सूख गया तो फिर सूखी हुई चीज़ यहाँ पर दिखना भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली प्लेट है। पानी धूप में भाप बनकर उड़ गया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा कि पानी कहाँ गया? भाप बनकर उड़ गया, सूख गया। आपको शायद सही लगे, लेकिन सूखने के बाद कोई चीज़ अगर सूखती है, मान लीजिए अंगूर सूख गया, तो फिर किशमिश के रूप में वो आपको मिलना चाहिए। पानी प्लेट में फैल गया होगा, पानी प्लेट में घुल गया होगा, तो ये ऑप्शन आपके गलत है यहाँ पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 279। अब देखते हैं 279 कहाँ पर है। यह रहा आपका, नीचे खाली गिलास है, इसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग आप करेंगे? इसके अंदर क्या करना है? आपको ORS का घोल तैयार करना है इस गिलास के अंदर। तो आप क्या है और कैसा गिलास है? खाली गिलास है बिल्कुल, इसमें ORS का घोल आपको बनाना है। तो पानी, नमक लेंगे, पानी या शहद ले लेंगे, पानी, नमक और शक्कर ले लेंगे। तो यहाँ पर पानी तो आएगा ही आएगा, तो इसके अंदर आपको क्या लेना है? एक तो पानी लेना है, दूसरा आपको यहाँ पर लेना है शक्कर, और तीसरा जो आपको लेना है वो लेना है नमक। यह तीनों चीज़ मिलने के बाद में जो घोल तैयार होगा वह आपका ORS का घोल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो यहाँ पर सही आंसर हम लगा लेते हैं सी। हम चलते हैं सोशल साइंस के अंदर और वहाँ पर थर्ड क्लास के पर्यावरण से क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है। यह चित्र क्या बताता है? यह आपको यातायात का एक चिन्ह है यहाँ पर दिया गया है और इस चिन्ह से आपको क्या मैसेज प्राप्त हो रहा है ये आपको बताना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के चिन्ह का क्या अर्थ होता है। इस प्रकार से गोल और इस प्रकार से है तो इसका मतलब होता है सिर्फ मना। अब क्या मना कर रहा है? यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है, क्या कर रहा है? चल रहा है, चलने की मुद्रा में है, तो इसका अर्थ है ये चल रहा है। तो चलने से यहाँ पर मना करना है, चलने का उल्टा करना है, उसे रोकना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुक जाएं। पैदल जाना मना है ऐसा नहीं है, पैदल जाना है, खड़ा होना मना है, तो यहाँ पर रुक जाइए, इस प्रकार का यह चिन्ह आपको मैसेज दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 303।
क्वेश्चन नंबर 303 है, किसी भी दुर्घटना के होने पर, कोई भी दुर्घटना हो गई तब घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को कहते हैं। तब इमरजेंसी में जो घायलों को सहायता दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? राहत राशि, मेडिकल इमरजेंसी, स्थायी आवास या फिर आहार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 408। प्रश्न क्रमांक 408 है, सेठ कन्नूलाल के घर चोरी हो गई। अब यहाँ कीवर्ड क्या है? चोरी होना। ठीक है, चोरी हो गई, इसकी एफआईआर कराना। ठीक है, एफआईआर करवाना है के लिए सेठ जी को किसके पास जाना चाहिए? अदालत, पुलिस थाना, वकील या फिर सरपंच। तो आप सभी जानते हैं कि एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने जाना होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 415, आपका प्रश्न नंबर 415 भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये रहा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? जस्ट अभी कुछ समय पहले ही इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके आए हैं। तो जहां आसपास पेड़ होते हैं वहां पर रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 418 यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? कैसा उर्वरक? प्राकृतिक देखना है। अब घटित नीम की पत्तियां, क्या यह प्राकृतिक उर्वरक है? या मिट्टी, मछली, गोबर? तो अब घटित नीम की पत्तियां यह एक प्रकार का सबसे अच्छा प्राकृतिक उर्वरक माना जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 420। क्वेश्चन नंबर 420 है, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। फसल से संबंधित त्योहार का समूह इनमें से कौन सा है? यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जस्ट इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करके आए हैं, जहाँ पर मकर संक्रांति, पोंगल और बैसाखी, इन क्वेश्चनों को आरएस के द्वारा रिपीट किया गया है। सिलेबस के अंदर इन्हें दिया गया है 11वें सप्ताह के सोशल साइंस में, इसलिए हम इसे यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान से प्रश्न नंबर 363। क्वेश्चन नंबर 363 है, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? आपको वोट डालने के लिए कितनी आयु होना जरूरी है? तब जाके आपका वोटर आईडी बनेगा, और वोटर आईडी बनने के बाद आप वोट डाल सकते हैं। तो उसकी मिनिमम एज कितनी रखी गई है? तो वह एज आपकी होती है 18 वर्ष। मतलब 18 प्लस के जब आप हो जाएंगे तब आपका वोटर आईडी बन जाएगा और आप वोट डाल पाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 377। तो 377 भी आपका यहीं पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 377 है, ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सदस्यों को कहते हैं किसको? एक तो प्रधान को और एक सदस्यों को। कहाँ के? ग्राम पंचायत के। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पंचायत सचिव पंच, अध्यक्ष पंच या सरपंच और पंच। जो गांव का प्रधान होता है उसे सरपंच कहते हैं और सदस्यों को हम पंच कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 400, यह है, महानगरों में नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था है। जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े शहर जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इस प्रकार के जो शहर हैं, दिल्ली, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है प्रशासन की? कौन चलाता है यहाँ का स्थानीय प्रशासन? उसके बाद यहाँ पर की जा रही है नगर पालिका, नगर परिषद। नगर परिषद आपकी जो है छोटे क्षेत्रों में होती है जहाँ की आबादी 10 से 15 हज़ार होती है। नगर निगम या फिर नगर पंचायत, तो वहाँ पर होती है नगर निगम। तो ये स्तर है इनके, नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, नगर पालिका और फिर नगर निगम उससे बड़े होती है। तो महानगरों के अंदर नगर निगम होती है जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन का कार्य देखती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 410। प्रश्न क्रमांक 410 आपका ये रहा यहाँ पर। ठीक है, अधिकतर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें बेचते हैं। अधिकतर जो किसान हैं
वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें बेचते हैं। देश में, बाज़ार में, गांव में या अन्य किसानों के पास कहां पर बेचते हैं जिससे उनकी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए। कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि फसलें कहां पर बेची जाती है, तो बाज़ार में ही फसलें बिकती है। इसके ऑप्शन में यदि मंडी आ जाता है तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। मंडी में भी फसलों को बेचा जाता है, बाज़ार उसी को हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 410 आज का लास्ट था, तो यहाँ पर आपका 11 जो पार्ट है 11 नंबर का वह कंप्लीट होता है। आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम से संबंधित या फिर ओलंपियाड 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस को कंप्लीट देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो वे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन से नीचे सी मोर का ऑप्शन दिया गया, सी मोर दिखेगा, उसके नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा नेस एम ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 के लिए प्लेलिस्ट की लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जब बेहतर लगे तो प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।